हेलो। हेलो। चलो। एफ एफ फॉर फिश। हम लोग उत्तरी। ये यूनिट अपन डिस्कस कर रहे थे। इस यूनिट में थोड़ा सा एक डिस्कशन बाकी है और ये यूनिट खत्म हो जाएगी। देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो तुम कब आई? सुबह क्यों नहीं आई? अच्छा। लेट पता चला कि लेट मैसेज देखे हैं। चलो। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलते। राधे राधे। अमन कुमार जी, जय श्री कृष्ण। सिद्धि पावर। सिद्धि पावर यहाँ है। पवार। सिद्धि पवार। पावर। सिद्धि पावर छुट्टी मार गई। अच्छा। टू। चलो। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट अपन देख रहे थे। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट में अपन ने चार तरीके देखे थे कि कैसे कैसे पैसा आ सकता है। तो नंबर वन था एड, भीख मांगो मस्त रहो। एड में क्या था? भीख मांगो मस्त रहो। फोकट का पैसा, फोकट का चंदन, घिस मेरे नंदन, फोकट की बीड़ी, लंबा कश। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका? पोए अच्छे से खा के आए। बहुत भूख लगी थी यार, इतनी जोर से। अब आवाज निकल रही है ना, एकदम एनर्जी। मैं सुबह से नहीं, मैं कल रात से भूखा हूँ। कल रात को मैंने सिर्फ एक डेढ़ चपाती खा पाया। मतलब कुछ तो चल रहा था डिस्टरबेंस हमारे रूम पर, इसलिए मैं कल शायद क्लास से ले पाया था। तो वो डिस्टरबेंस, वो पार्टनर्स का थोड़ा मच में चल रहा था, तो ऐसे ही झगड़े पट्टे होते तो मजा नहीं आता ना थोड़ा। तो भूख थी लेकिन खाया नहीं गया खाना। और फिर सुबह जल्दी उठ गया और भूख लग रही थी तो बिस्किट खाया। फिर आते आते लेट हो गया, रेडी होते होते, तो फिर कुछ नहीं खाया, इतनी जोर से भूख लग रही थी। ऐसा था कि बस कुछ हो जाए, जल्दी से कुछ खत्म हो बस टाइम पो। फिर दौड़ के नीचे गया, पोहा खा के दौड़ के ऊपर आया और एनर्जी आ गई। सर आपने। हाँ बताता हूँ। चलो। तेरे को फॉरबियरेंस का मैं शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ, क्योंकि फिर तेरे को दिक्कत नहीं आएगी ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ आपको ना, विद एग्जांपल। चलो। तो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स का मतलब, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स हम बात कर रहे थे कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो नंबर वन था एड। एड, मदद 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 मदद। मदद कंट्री टू कंट्री हो सकती है, बहुत सारी कंट्री से एक कंट्री में हो सकती है। और मदद में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि टाइड और अनटाइड एड के बारे में अपन को पता होना चाहिए। टाइड एड का मतलब क्या होता है कि बंधा हुआ। जिस उद्देश्य के लिए आपको मदद की गई है, आपको वो पैसा उसी ऑब्जेक्ट में खर्च करना है। कुछ याद है अपन ने बताया था कि हमारे यहाँ पे पोलियो की 2 बूंद बहुत महंगी, पैसे दे दो रे गरीब लोग। तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार आई, उन्होंने बोला एक काम करो, ये पैसे लो लेकिन ये पोलियो वालों के में ही खर्च करना, कहीं और मत करना। आपने बोला जी जनाब। और अनटाइड का मतलब है आपके ऊपर पैसे लुटा दिए, जितना मर्जी खर्च करो। राइट। दिस इज अनटाइड। तो ये कुछ था, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ सेवा एंड ऑल। इसके बाद सेकंड हेडिंग था अपना बोरोइंग्स, यानी कि फंड्स हम बोरो भी कर सकते हैं, वहां से भी मजे ले सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। बोरो करते तो इंटरेस्ट रेट जो है, डेवलप्ड कंट्री की इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो हमें फायदा मिल जाता है, हम पैसे ले लेते हैं। तो बैंक से ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। ठीक है। इसमें भी एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, वो कौन सा होता है? सॉफ्ट लोन्स, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा होती है। जनरली ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं डेवलपमेंट के लिए। यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन रीपे नहीं करना है, रीपे भी करना पड़ेगा। ठीक है, होशियारी नहीं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, किसी बैंक से, बैंक ऑफ अमेरिका बैंक, और ये ट्रेड वगैरह जो धंधेबाज होते हैं वो लोग इस तरीके के लोन ले लेते हैं। चलो जी।
इसके बाद फिर हम आए थे कि आपके देश के बंदे हमारे देश में बैठे हुए हैं, ऐसा अमेरिका ने बोला। तो हमने बोला अरे वाह, बहुत सारे एनआरआई बाहर बैठे हैं। तो बहुत सारे एनआरआई को हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें भारत माता की कसम वहां पे 6% मिल रहा है इंटरेस्ट, हम लोग देंगे तुम्हें 9%। भारत माता की कसम, सच्चे देशभक्त हो तो इन्वेस्ट करो। तो सारे सच्चे देशभक्त आ जाएंगे इन्वेस्ट करने, क्योंकि 6 की जगह कितने मिल रहे हैं, 9 रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर। यस, चलो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एफपीआई एंड एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज में करते हैं। उनका उद्देश्य बिजनेस करना नहीं होता, उनका उद्देश्य लॉन्ग टर्म नहीं होता, उनका उद्देश्य कंट्रोल करना नहीं होता, उनका उद्देश्य मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होता, उनका उद्देश्य टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना नहीं होता, उनका उद्देश्य सिर्फ स्पेकुलेशन होता है कि पैसे बढ़ेंगे, फायदा कमाएंगे और भाग लेंगे। लेकिन हाँ, पैसा भारत में लाते हैं, यस, पैसा भारत में लेकर आते हैं। ये चाहे सट्टा खेलने ही आ रहे हैं पर पैसा तो ला रहे हैं। एंड एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो भाई इनका तो मोटिव, इनका उद्देश्य बिजनेस का होता है। ये भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और अदर सिमिलर एंटरप्राइजेस के अंदर, और बिजनेस मोटिव होता है, लॉन्ग टर्म होता है। स्पेकुलेशन का इनका सीन नहीं होता कि हम ये लॉन्ग रन सोचते हैं। ये क्या सोच के चलते हैं, जो आपने अकाउंट्स में पढ़ते थे ना, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि आगे जाके मजा आएगा जिंदगी में। तो ठीक है भाई, आगे जाके ले लो मजा जिंदगी में। फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे थे और अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आई गेस इस है। ओके, इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा पोर्शन और बचा है जो खत्म कर देते हैं अपन इसका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा। अब इंटेंशन, भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। इंटेंशन इज टू एक्वायर, मैं सब मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं। इंटेंशन इज टू एक्वायर ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। Intention is to acquire ownership, control and management of assets. Intention is to acquire ownership. यहां पर आपको मालिकाना हक चाहिए, यहां पर आपको कंट्रोल चाहिए, और यहां पर आपको मैनेजमेंट में मतलब आपको कंट्रोल चाहिए पूरे प्रॉपर बिजनेस को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, यूजुअली डन बाय एक्वायरिंग मोर देन 10% ऑफ शेयर्स। ये ध्यान रखना, एफडीआई 10% से ज्यादा होल्ड करता है। एफबीआई नहीं, एफडीआई 10% से ज्यादा होल्ड करता है। कितना होल्ड करता है, 10% से ज्यादा, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अपन जैसे एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी प्रैक्टिकली सोचो, अगर किसी भी कंपनी में ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर आपको पास करना है तो आपको मेजॉरिटी शेयर्स चाहिए। अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो 3/4 चाहिए, 3/4 चाहिए, यानी कि 75% वोटिंग पावर्स अगर मेरे पास है। तो अगर किसी एफडीआई ने 26% शेयर्स खरीद लिए तो उसके बिना कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्योंकि बचे 74। बात समझ में आती है? तो ये कम से कम 10% या इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा मान के, अगर इनका इंटेंशन देखो, किसी ने 10 की जगह 12% इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनका इंटेंशन सट्टा खेलना है, तो फिर वो एफडीआई तो नहीं होगा। उनका इंटेंशन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट को बेच देना है, ये सारा काम करना है। तो उनका इंटेंशन ये सब तो नहीं है। अगर ये उनका इंटेंशन नहीं है, बिजनेस करना इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो एफपीआई कहलाएगा, एफडीआई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 6% शेयर्स होल्ड किए हैं, कितने, 6%, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, यहां के व्यापार में एडजस्टमेंट, ये वो सब, तो भी एफडीआई नहीं है। एफडीआई होने के लिए 10% से ज्यादा चाहिए। क्लियर है? 10% ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। जैसे अमेजॉन इधर आया है, तो अमेजॉन इधर आया है तो उसने अपने ऑफिस, भाई उसका काम क्या है, ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खरीदो बेचो, उसका बस इतना सा काम है। अमेजॉन का डिलीवरी का काम नहीं है। डिलीवरी का तो डिलीवरी वाली अलग से इंडियन उन्होंने पाल रखे हैं बंदे की, यार चलो इंडियंस करो, यस। लेकिन उसने यहां पर अपना ऑफिस खोल दिया, यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं, मैकडी अपनी जमीनें खरीद रहा है यहाँ पे, तो क्यों, क्योंकि उसको धंधे को आगे ग्रोथ करना चाहता है, तो एफडीआई में आ जाएगा।
एफडीआई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एफडीआई के कंपोनेंट से एक तो इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है एफडीआई, पैसे आएंगे तो इक्विटी में, और उससे धंधा चलाएगा और धंधे से जो पैसा कमाया उसे भी री इन्वेस्ट करता है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। अरे भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने लगाया और कैपिटल लगाने के बाद धंधा किया, धंधे से जो अर्निंग हुई उसे वापस से आप री इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर। तीसरा कंपोनेंट अदर डायरेक्ट कैपिटल, यानी कि इंट्रा कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह। एक कंपनी को आप कर्ज दे रहे हो, दूसरी कंपनी को आप कर्ज दे रहे हो, तो आप कर्ज दे रहे हो, तो अगर अपन किसी कंपनी में कर्ज देते हैं और ह्यूज अमाउंट कर्ज देते हैं तो उसका एक कंट्रोल डायरेक्टरशिप से हमारे हाथ में आ जाता है, शेयर होल्डिंग साइड से नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना एक, अभी प्रैक्टिकली सोचना, समझने की कोशिश कर। मान लो एक कंपनी है, कोई सी भी कंपनी है, ए लिमिटेड। कुणाल केदारी ऑस्ट्रेलिया से यहां पर बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं। उन्होंने ए लिमिटेड को कर्ज की जरूरत थी, तो उन्होंने कर्ज दिया 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ में इनका शानदार काम चालू हो गया, लेकिन एक शर्त पर दिया कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 डायरेक्टर हमारे बैठेंगे, हमारे कर्ज का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हम देखना चाहते हैं। पता चले 1000 करोड़ लेके तुम उड़ा दो तो वापस कैसे चुकाओगे? तो इन्होंने बोला बिल्कुल 2 डायरेक्टर। अब 2 डायरेक्टर बैठा दिए, तो डायरेक्टर्स का जो डिसीजन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, उसमें कंट्रोल आ रहा है केदारी का। यहां सीन समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक किधर से तो कंट्रोल पकड़ लेता है, राइट? अब आता है एफडीआई में भी कैटेगराइज्ड 3 कैटेगरी होती है, ध्यान से सुनना। 3 तरीके से ये लोग एफडीआई पैसा लगाते हैं भारत में। एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो धंधा इनका इनके गांव में था वही धंधा ये यहां पर भी कर रहे हैं। जैसे मैकडी एक यूएस की कंपनी है, मैकडॉनल्ड्स कहां की है? यूएस की कंपनी है, और भारत में भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर ही बेच रही है। तो अगर सेम बिजनेस कर रही है तो सेम बिजनेस में क्या चलता है कि भाई ये सेम लाइन लेकर चल रही है, इसका मतलब ये क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रेंड इस्तेमाल कर रही है। सेम बिजनेस इसका अपनी कंट्री में भी था और सेम बिजनेस भारत में भी कर रही है। तो ये इसका एग्जांपल है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है सेम बिजनेस, यस। अभी देखो, मैकडॉनल्ड्स यूएसए में है, सेम बिजनेस कहां कर रहा है? भारत में कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे इन इंडिया? हॉरिजॉन्टल कहेंगे। बर्गर किंग भी इसका एग्जांपल है, बराबर। अच्छा, वर्टिकल दूसरी कैटेगरी क्या है? वर्टिकल कैटेगरी। वर्टिकल कैटेगरी में क्या होता है? अदर बिजनेस। जैसे कि वहां पर मैकडी काम कर रहा है किसमें? बर्गर बनाने में। वहां पर क्या काम कर रहा है? बर्गर। और यहां पर वेजिटेबल इंडस्ट्रीज के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ध्यान से सुनना, यानी कि जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिजनेस अदर है लेकिन बिल्कुल हटके नहीं है। जैसे वॉल्क्सवैगन कार बनाती है, उसने C8 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो टायर्स में। तो इसको पता है कि यार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, टायर्स हम ही ने तो खरीदने हैं। तो जिस चीज का फिनिश गुड्स आप अपने गांव में बेचते हो, अपने विदेश में बेचते हो, उसी का रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री में यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी बोलते हैं। सॉरी, इसे वर्टिकल कैटेगरी बोलते हैं। समझ आया क्या? ऊपर गया देखो, फिनिश गुड्स। भाई अपनी होम कंट्री में क्या बना रहे हैं? ये फिनिश गुड्स बना रहे हैं। और इंडिया में क्या बना रहे हैं? रॉ मटेरियल बना रहे हैं। जैसे अमेजॉन। अमेजॉन क्या है? ई कॉम इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडस्ट्री है, ऑनलाइन मार्केट करती है। लेकिन ये भारत में लॉजिस्टिक्स कंपनी में, लॉजिस्टिक्स कंपनी क्या देखती है कि समय पर चीजें पहुंचती है नहीं पहुंचती है, डिलीवरी को चीजें देखी जाती है। तो अगर ये लॉजिस्टिक्स कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो ये इसका रॉ मटेरियल ही डिलीवरी है। बात समझ में आती है? यस। जैसे एक एग्जांपल, और हाँ, ये वॉल्क्सवैगन का एग्जांपल है। भाई वॉल्क्सवैगन कार बनाने वाली कंपनी है, अगर भारत में आकर ये C8 टायर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर ये क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक बेसिक चीज समझ में आ रही है क्या? कि अपनी होम कंट्री में तो ये फिनिश गुड्स बनाते हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर यहां पे फिनिश गुड्स में करते हैं तो हॉरिजॉन्टल, और यहां पर रॉ मटेरियल में कर रहे हैं तो दैट इज
वर्टिकल, लेकिन धंधे से संबंधित ही है। और नंबर 3 क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है जो मर्जी करो, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस में कर रहे हो। वहां पर तेल बेचते थे अपने, जो भी मान लो अरब कंट्रीज में, वहां पे तेल का आपका बहुत बड़ा कारखाना, ये वो सब, और यहां पर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बिल्कुल अलग अलग है भाई। जो दुबई के जो शेख हैं, वहां पर अगर उनके अपनी दुकान मतलब अपनी कंपनी, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा उनका, तो वहां पर उनका ऑयल इंडस्ट्री में होगा। और अगर वही भारत में आकर मान लो कि आलू प्याज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेजिटेबल में करते हैं, या फिर किधर करते हैं अपना, इधर ऑटोमोबाइल्स में, किसी भी सेक्टर में करते हैं, विच इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, विच इज एग्जैक्टली बिल्कुल कोई लिंक ही नहीं है धंधे का, तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। आप चाहें तो लिख ले, ये वाला लिख चुके थे? ओके, ये लिख लो पहले। अच्छा, वो लिख रहे हो पहले? मुझे बताओ क्या लिख रहे हो पहले? कॉन्ग्लोमरेट, वेरी गुड, कॉन्ग्लोमरेट लिख लो।
अरे लिख चुके क्या? चलो, मोबाइल टाइपिंग क्या फास्ट करते हो सर? कॉलेज एक्सपीरियंस हराम करो। मुझे लगा आप लोग लिख रहे हो, और मेरे क्या है कि कुछ 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 चल रहा था अभी। मोड्स ऑफ एफडीआई, मोड्स ऑफ एफडीआई मतलब कैसे 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 इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड में इसको बंद कर देता हूं। ओवरसीज कंपनी, फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश एंड वर्क, कैसे कैसे एफडीआई लेकर आते हैं। तो क्या करते हैं कि ओवरसीज कंपनी इधर डाल देते हैं। ओवरसीज कंपनी मतलब भारत में ही कंपनी पैदा कर दी, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंपनी रजिस्टर कर दी, या फिर भारत के बाहर से भारत में लाकर एक प्लेस ऑफ बिजनेस डाल दिया, जिसे अपन फॉरेन कंपनी बोलते हैं, और वो यहां पर धंधा कर रही है, दैट इज एफडीआई। सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, ये आप जानते हैं सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स में क्या होता है कि यहां आने के बाद इंडियन कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर्स अपन ने होल्ड कर लिए। मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर लिए तो वो हमारी सब्सिडी है या 20% से ऊपर है, राइट। जैसे कोका कोला, कोका कोला यूएस की कंपनी है, उसने इंडिया में कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड भारत में कंपनी बना दी। इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी बना ली, और उसकी 100% शेयर होल्डिंग किसने? कोका कोला यूएस ने रख ली। तो एक ये तरीका है एफडीआई लाने का भारत में। सॉरी, एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑलरेडी भारत में कोई कंपनी काम कर रही है और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, तो कंट्रोल हाथ में है तो इनडायरेक्टली आपके इशारों पर काम कर रही है, और फॉरेन से पैसा ला ला के आप उसको दे रहे हो, ये भी एक तरीका है, मोड है। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब दो कंपनीज मिलकर काम करती हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया। आइडिया अपना इंडियन कंपनी है, वोडाफोन यूके की कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक बड़ा ब्रांड बना दिया। अब यहां इन्होंने तो अपने बचाव के लिए किया, क्योंकि मर जाते ये दोनों, अनाप शनाप कर्जे थे इनके ऊपर, तो दोनों ने सोचा कि यार कॉस्टिंग कवर करते हैं, तेरा टावर मेरा टावर क्या होता है, दोनों का टावर। तो टावर टावर का खेल। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं, जैसे रिलायंस का, रिलायंस इंडिया और ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी बेसिन पे एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ह्यूज प्रोजेक्ट है, कुछ 30,000 करोड़ एग्जैक्टली मुझे भी फिगर तो मालूम नहीं है, लेकिन कर रहे हैं वो। एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड होता है मतलब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और ब्राउन फील्ड मतलब होता है आप किसी की मदद लेकर काम कर रहे हो। कोई एफडीआई भारत में आया और यहां पर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहां पर आया ऑलरेडी किसी कंपनी, पहले से कोई कंपनी धंधा कर रही थी, नहीं। अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया, विदाउट एनी हेल्प अगर काम स्टार्ट करते हो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो इसे ग्रीन फील्ड कहेंगे। और ब्राउन फील्ड मतलब विद द हेल्प ऑफ एनी अदर कंपनी। यस yes? तो ग्रीन फील्ड का थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी में एफडीआई प्रोहिबिटेड होता है। चिट फंड कंपनी एंड निधि कंपनीज में एफडीआई प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट करता है और सारा पैसा उठा के बाहर ले जाता है। तो सरकार को थोड़ा डर लगता है कि यार यहाँ हमारा मतलब लूट के जाने वक्त, कि भारत के लोग हैं ना, भारत में ही लूट रहे हैं और भारत में ही पैसा रख रहे हैं, तो ठीक है, लूट के बाहर ना जाए। तो इसके लिए चिट फंड और निधि कंपनीज में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, एफडीआई नहीं कर सकते हो। ये आपका खत्म हो जाता है जी। टू वे फॉरेन डायरेक्ट, ये टू वे तो यार एक टुच्ची सी बात है कि जापान में कोई चीज अच्छी बनती है, यूएस में कोई चीज अच्छी बनती है, तो यूएस कह रहा है कि तुम्हारे यहां जिसमें तुम्हें तुम्हारा हाथ बहुत स्ट्रांग है ना, वो चीज तुम हमारे यूएस में आके पैदा करो, और जिसमें हमारा हाथ स्ट्रांग है, यानी कि मान लो कि यूएस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्ट्रांग है, तो वो जापान में डालेगा, जापान की ग्रोथ होगी।
और जापान जिस चीज में अच्छा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, तो वो क्या कहता है, तुम अपना, यानी कि ये एफडीआई यहां करे और हम एफडीआई वहां करो, तो इनके बीच में किसी तरह की ट्रीटी, किसी तरह का एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसे टू वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तुम मेरे यहाँ करो मैं तुम्हारे यहाँ करता हूँ, ऐसा कुछ होता है। तो अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स आपको बहुत सारे डिस्कशन के दौरान हो चुके हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो। ये यूनिट जो है आपका ऑलमोस्ट समाप्त होता है। थोड़ा सा बेनिफिट्स और डीमेरिट्स है, ये आपको गो थ्रू करना है, जो हम डिस्कशन के दौरान बात कर चुके हैं। तो अब अगला जो भी यूनिट होगा, अगला यूनिट एफडीआई से, एफडीआई नहीं, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं अपना, इंटरनेशनल एड्स, ट्रेड, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ही होगा। अगला यूनिट कौन सा होगा ये आपको कल पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा इनसे लिंक हो रहा है, उसको मैं ले लूं। तो कुल 5 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट हो गए, 10 12 15 क्वेश्चन जितने भी हों इसके एक बार गो थ्रू करके लगा के देख लेना। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। ओके, क्या लिखना है? ये छोड़ दूं और नीचे? चलो फटाफट फटाफट लिख लो। बॉस आप लोग जो है पॉज करके देख लेना वीडियो और लिख लेना। बाय बाय।